टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। गुलजार साहब के इस शेर में वक्त की जिस नज़ाकत का जिक्र किया गया है, उसका इल्म अगर कांग्रेस पार्टी को हो जाए तो शायद कांग्रेस के लिए चीजें कुछ बेहतर भी हो सकती थी। समय का पहिया लगातार घूमता जा रहा है, चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, मगर अब तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी टिकटों के फेर में ही फंसी हुई है। अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए हैं। सामने आती है तो सिर्फ तारीख सीईसी की बैठक की, और हर इस तारीख पर कांग्रेस के सभी टिकटार्थी दिल्ली की ओर नजरें गड़ाए बैठ जाते हैं, मगर वहां से टिकटें सामने नहीं आती। नतीजा रहता है ढाक के वही तीन पात। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज की इस सियासी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज की इस सियासी चर्चा में बात करेंगे कांग्रेस की टिकटों पर और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से जुड़ी जो भी बड़ी छोटी सियासी घटनाएं रही हैं उन सभी से भी आपको अवगत करवाएंगे। अब आप सोचेंगे कि कांग्रेस की टिकटों पर तो हम पहले भी कई बार मंथन कर चुके हैं, कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज एक बार फिर से कांग्रेस की टिकटों पर क्यों हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि तारीख जो है वो फिर से आ गई है और तारीख सीईसी बैठक की। बताया जा रहा है कि कल सीईसी की बैठक का दिल्ली में संभव है और इसमें कांग्रेस पार्टी दोबारा से अपनी टिकटों पर मंथन कर सकती है। जिन सीटों पर टिकटों के लिए मंथन होना है वो भी आपको बता देते हैं। कल जो है सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर, जो 2 लोकसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की शेष, जिन पर अभी टिकट घोषित नहीं किया गया है, पहली कांगड़ा और दूसरी हमीरपुर, इनके प्रत्याशियों को लेकर कल मंथन होगा और यहाँ पर प्रत्याशियों को घोषित जो है कल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन इसके अलावा जो 6 विधानसभा सीटें हैं, अभी उन पर और इंतजार करना होगा हमको, आपको और कांग्रेस के टिकटार्थियों को। अभी इन सीटों पर फैसला जो है वो निकल कर सामने नहीं आएगा। कांग्रेस लगातार जैसे कि कह रही है कि खूब सारे सर्वे करवाए जाएंगे और उसके बाद न जाने कैसे हीरे तलाश कर लेकर आएगी कांग्रेस इन सीटों पर, और वो उन हीरों को तलाशने में अभी कुछ समय जो है लगना है। तो कल जो है लोकसभा की सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी घोषित कर सकती है। 6 विधानसभा सीटों पर अभी भी प्रत्याशी नहीं आएंगे। तो चलिए लोकसभा की जो 2 सीटें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली सीट कांगड़ा से 3 नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सियासी समीकरण दिन प्रतिदिन देखिए बदलते जा रहे हैं, हर दिन कुछ नया निकल कर सामने आ रहा है। तो कांगड़ा की जो परिस्थितियां हैं वो भी लगातार बदलती जा रही है। कभी कोई नाम चर्चा में होता है तो कभी कोई और नाम चर्चा में आ जाता है। कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा में पिछले 3 लोकसभा चुनाव पार्टी लगातार हार रही है। जाहिर सी बात है, कांगड़ा में या किसी भी लोकसभा क्षेत्र में हिमाचल में अगर बेहतर करना है कांग्रेस पार्टी को, तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मैदान में उतारना होगा। और मैं यहां पर सिर्फ जीतने की ही बात नहीं कर रही हूं, और हार का जो मार्जिन है कांग्रेस पार्टी का, अगर उसको भी कम करना है तो भी कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट्स ऐसे मैदान में उतारने होंगे जो टक्कर दे सके। क्योंकि पिछली बार यहां से कैंडिडेट किशन कपूर थे और इस चुनाव में, जो पिछला चुनाव था 2019 के चुनाव की मैं बात कर रही हूं, किशन कपूर रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे और प्रदेश में ही नहीं देश में रिकॉर्ड मार्जिन से किशन कपूर जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस मार्जिन को घटाने के लिए और उसके ऊपर फिर लीड लेने के लिए किस तरह का कैंडिडेट कांगड़ा से चाहिए होगा कांग्रेस पार्टी को। ढूंढ पाती है ऐसा कैंडिडेट या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर फिल वक्त जो 3 नाम चर्चा में हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, 3 नामों में से जो पहला नाम है और सबसे ज्यादा चर्चित नाम है और शुरुआत से लेकर जो नाम चर्चा में है वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री भी रही, ढलौजी से विधायक रही, पूर्व में आशा कुमारी का नाम चर्चा में है। आशा 2022 का चुनाव हार गई थी, यहां से बीजेपी के कैंडिडेट को जीत मिली थी, लेकिन आशा कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नाम लगातार हैं, बनी रही हैं और इस वक्त भी माना जा रहा था कि कांगड़ा से कहीं ना कहीं आशा कुमारी को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन जो पेच यहाँ पर शुरुआत से लेकर अटका रहा वो ये था
कि आशा कुमारी चंबा की रहने वाली है। अब जब कांगड़ा की हम बात करते हैं तो कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में जो 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें से 13 तो कांगड़ा जिला से हैं। अब कांगड़ा जिले की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती है और चंबा की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। तो ऐसे में ये चुनाव अगर आशा कुमारी मैदान में होती हैं तो संभव है कि चुनाव कांगड़ा वर्सेस चंबा बन सकता है, जिससे कांग्रेस को कुछ हद तक नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि अगर कांगड़ा वर्सेस चंबा ये चुनाव हो जाता है और कांगड़ा की 13 विधानसभा सीटें वोट शेयर कांगड़ा का ज़्यादा, तो ऐसे में ये नुकसान जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है। यही पेच लगातार अटका हुआ है आशा कुमारी की टिकट में। हालांकि बताया ऐसा जा रहा था कि आशा कुमारी खुद चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब कांग्रेस उनको टिकट देती है या नहीं, या ये चंबा का होना कहीं उनको भारी पड़ता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कल टिकट शायद निकल कर सामने आ जाए। अभी भी देखिए हम शायद कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का भरोसा नहीं है कि कल भी टिकट सामने निकल कर आ सकता है या नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आशा कुमारी के नाम को लेकर चर्चा खूब हो रही है। अब कल उनका टिकट फाइनल होता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। अब दूसरा नाम यहाँ से जो चर्चा में है वो हैं जिनको कैबिनेट रैंक दिया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार में। रघुबीर सिंह बाली का, जीएस बाली पूर्व मंत्री रहे, उनके सुपुत्र हैं, विधायक बने, रिकॉर्ड मार्जिन से जीत कर आए। पहला चुनाव इन्होंने 2022 में लड़ा और 2022 में सभी को चौंका कर इन्होंने रख दिया। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जितने मार्जिन से, क्योंकि देखिए जब भी कोई नेता पहली बार चुनावी मैदान में उतरता है, और आपको बता दें कि इनके पिता तो लगातार विधायक रहे, लेकिन खुद आरएस बाली पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और ऐसा माना जा रहा था कि शायद उतने मार्जिन से नहीं जीतेंगे अगर जीत भी गए तो। लेकिन चौंकाया आरएस बाली ने मैदान में उतरकर सभी को, और बहुत ज़्यादा मार्जिन से वो ये पहला ही विधानसभा चुनाव जीत गए थे। अब इनके नाम को लेकर चर्चा बनी हुई है कि लोकसभा के मैदान में उतार सकते हैं, ब्राह्मण फेस है। लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि कैंडिडेट बनने से पहले खुद ही आरएस बाली ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक लेटर जो है वो आलाकमान को लिखा, एक पत्र लिखा आलाकमान को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनको तो मालूम नहीं है, उनको हाईकमान की तरफ से कोई आदेश नहीं आया कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से उनको मालूम हो रहा है कि वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं। तो उन्होंने उस पत्र में लिखा कि अगर इस तरह की कोई चर्चा है तो प्लीज़ उनको भी कंसल्ट किया जाए, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, उनको भी बताया जाए, क्योंकि इतनी जल्दी सभी तैयारियां करना लोकसभा चुनाव के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब इस पत्र से कहीं ना कहीं बहुत हद तक स्पष्ट हो गया कि आरएस बाली खुद कितना इंटरेस्टेड हैं चुनाव लड़ने में। स्पष्ट संकेत उन्होंने दिए कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है चुनाव लड़ने में नहीं है, और इस पत्र से पहले भी आरएस बाली कई बार कह चुके हैं कि वो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अंतिम आदेश जो है वो तो आलाकमान का ही होगा। विक्रमादित्य सिंह भी लगातार कह रहे थे कि चुनाव लड़ने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, विनोद सुल्तानपुरी भी कह चुके थे, लेकिन जब आलाकमान का आदेश आया तो कुछ कह नहीं पाए ये नेता, इनको भी चुनाव लड़ना पड़ा और आलाकमान का आदेश आया तो जाहिर सी बात है कि आरएस बाली भी आपको चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। इनके अलावा जो तीसरा नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है वो है डॉक्टर राजेश का। देखिए देहरा की जब हम बात करते हैं तो देहरा में जो पिछले से पिछला जो चुनाव हुआ था, 2017 की मैं बात कर रही हूँ, 2017 का जो चुनाव था उसमें देहरा में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई थी, लेकिन फिर पार्टी ने कैंडिडेट बनाया 2022 के चुनाव में डॉक्टर राजेश को, और मार्जिन जो है कम करने में बहुत ज़्यादा सफल रहे, जीत नहीं पाए। होशियार सिंह यहाँ से बतौर निर्दलीय मैदान में उतरे थे, वो जीत गए, और लेकिन डॉक्टर राजेश ने मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर कर दिया। कांग्रेस कैंडिडेट रहते हुए काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक बार फिर से मैदान में हो सकते हैं। पार्टी जो है उन्हें लोकसभा कैंडिडेट बना सकती है, लेकिन मसला यहाँ पर ये कि डॉक्टर बाकी जो कंपेयर करते हैं, जो बाकी प्रत्याशियों की जिनके नाम की चर्चा हो रही है, जब उनसे डॉक्टर राजेश को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम करें ये कंपैरिजन तो
उतना ज़्यादा पॉपुलर जो है हम डॉक्टर राजेश को नहीं पाते हैं कि पूरे कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत गहरा पड़े। अब यहाँ पर कांग्रेस को तय करना है और कल जो है टिकट तय हो सकती है। कौन मानता है कौन नहीं मानता है, किसको ज़बरदस्ती मनाया जाता है, ये देखना बेहद रोचक होने वाला है। इसके बाद अब अगली कॉन्स्टिट्यूएंसी की चर्चा भी कर लेते हैं। ये है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में तो कांग्रेस का जो हार का सिलसिला है, जो हार का सूखा हमीरपुर में पड़ा है, वो पिछले कई सालों से अब तक जो है लगातार बना हुआ है। उस सूखे को तोड़ने की कांग्रेस को बेहद जरूरत है। हमीरपुर में पिछले 8 चुनाव देखिए बहुत होते हैं, 8 चुनाव पिछले कांग्रेस पार्टी हमीरपुर में हारती जा रही है, लगातार हारती जा रही है। आखिरी चुनाव 1996 में कांग्रेस पार्टी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जीती थी। उसके बाद से लगातार हारती जा रही है संसदीय क्षेत्र में, यानी कि इस संसदीय क्षेत्र में हालात जो हैं कांग्रेस पार्टी के वो बेहद खराब है। इस बार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खुद इस संसदीय क्षेत्र से हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब तो कांग्रेस के लिए आफत वाली बात हो गई है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बेहतर परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि साख जो है वो दांव पर है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की। अब नाम की जो चर्चा है, पहले रायजादा का नाम यहाँ से लगातार चर्चा में बना हुआ था। फाइनल माना जा रहा था कि सतपाल रायजादा ही यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। नाम तो बहुत पहले फाइनल हो गया था, नाम की चर्चा तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि विनोद सुल्तानपुरी शिमला से लड़ेंगे, विक्रमादित्य मंडी से लड़ेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने जिक्र नहीं किया कि सतपाल रायजादा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। यानी कि दाल में कुछ काला था, कहीं ना कहीं पेच तो अटका हुआ था। अब ये पेच अटका है तो कुछ ना कोई झटका जो है यहाँ से ज़रूर रायजादा को लग सकता है। अब रायजादा ही कैंडिडेट है या कांग्रेस का इरादा बदल गया है, ये वक्त ही बताएगा। देखिए, रायजादा लगातार मैदान में उतर गए थे, प्रसार करने लगे थे रायजादा। मुख्यमंत्री की रैली में भी वो दिखे, जब कुटलहर में मुख्यमंत्री ने रैली की, प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल तैयार रायजादा बैठे थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि कांग्रेस अपना इरादा बदल चुकी है। अब यहाँ पर जो चर्चा है वो अग्निहोत्री परिवार को लेकर है। मुकेश अग्निहोत्री जो कि डिप्टी सीएम है, वो खुद या उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मैदान में हो सकती है। अब देखिए, आस्था अग्निहोत्री तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हरोली मेरा परिवार है। हरोली को आस्था ने जो है परिवार बताया है। इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक तो ये, क्योंकि गगरेट से चुनाव लड़ने की भी चर्चा हो रही थी आस्था की, तो गगरेट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार हरोली है। तो इसका ये भी देखिए, सियासत है, सियासत में एक बात कहने एक मतलब निकाल लेते हैं जर्नलिस्ट। तो यहाँ पर इसके 2 मतलब जो निकाले गए, एक तो ये कि वो हरोली से संभव है कि आगे कभी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि अगर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री चुनाव लड़ते हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जीत जाते हैं, तो हरोली में उपचुनाव होगा और फिर हरोली को परिवार कहने वाले आस्था अग्निहोत्री आपको मैदान में दिख सकती हैं, अगर अग्निहोत्री परिवार ये वाला चुनाव लड़ने के लिए मान जाता है। तो अब मानेंगे या नहीं मानेंगे तो ये तो वक्त ही बताएगा, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उप मुख्यमंत्री के नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। मंथन इनके नाम पर भी हुआ है। पाला गेंद जो है वो उप मुख्यमंत्री के पाले में है। अब उप मुख्यमंत्री मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये भी वक्त ही बताने वाला है। तो ये तो कांग्रेस की टिकटों पर हमने चर्चा की 2 लोकसभा क्षेत्रों से। ये क्या होगा या क्या नहीं, ये कल टिकटें आएगी और 6 टिकटों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। तो उस पर चर्चा भी जो है तभी करेंगे जब ये इंतजार थोड़ा कम होता हमको नजर आएगा। अब कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में टिकटों पर हमने बात कही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कांग्रेस की टिकटों को लेकर नेशनल लेवल पर जो हाईलाइट हो रहा है वो है जो नंबर ऑफ टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट इस बार की गई है कांग्रेस पार्टी द्वारा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने अब तक कुल 301 सीट पर कैंडिडेट्स अनाउंस कर चुकी है। नेशन वाइड में बात कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी। और ये मैं आपको बता दूं कि
1951 से लेकर 1951 से लेकर 2024 का ये जो चुनाव हो रहा है, इस पूरे टेन्योर में ये सबसे कम कांग्रेस पार्टी की सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आज से पहले इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है कांग्रेस पार्टी ने 1991 के बाद से। अब यहां पर गौर फरमाते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, और अब अचानक से ये अभी तो देखिए 301 पर टिकट्स दे चुकी है कांग्रेस पार्टी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैक्सिमम ये नंबर 320 तक जाएगा या 330 तक जाएगा। उससे ज्यादा सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी पूरे देश में। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 464 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 2019 की अगर बात करें तो 421 पर चुनाव लड़ा था। जीती केवल 52 थी, वो अलग बात है, लेकिन 421 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कम से कम चुनाव लड़ रही थी। सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर अंतिम बार हम बात करें कि कब कांग्रेस ने किया था, तो वो साल 2009 था, जब 440 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, 209 सीटें जीती थी। हालांकि ये बहुमत से कम थी, तो ऐसे में अन्य दलों के साथ यूपीए बनाया गया और उसके बाद सरकार जो है वो चलाई गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा। इसके अलावा 2004 की जब हम बात करते हैं तो 145 सीटें जीती थी, 417 पे लड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि 400 से नीचे आई ही नहीं कांग्रेस। लीस्ट इसमें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं 2019 में 421 सीटों पर लड़ी थी और 320 अब हो गया है। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कम हो गया है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अब तक के जितने भी चुनाव रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा 529 सीटों पर आज तक जो है कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है। 529 सीटों पर भी एक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है, लेकिन इस बार जो है महज 320 बताया जा रहा है। 320 से 330 के बीच में सिर्फ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। अब इसके कई कारण माने जा रहे हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत पहले ही ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए कांग्रेस जो है अब उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि अकेले दम पर भाजपा को चैलेंज कर सके। ऐसे में इंडिया अलायंस बनाया गया और सीट शेयरिंग की गई, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी जो है कम उस सीट्स पे चुनाव लड़ रही है। और कहीं ना कहीं एक कारण इसका ये भी माना जा रहा है कि जो कम सीट्स पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि जितनी कम सीट उतना ज़्यादा फोकस हर एक सीट पर, और ऐसा हो सकता है कि उसके बाद शायद कुछ बेहतर कर पाए, क्योंकि ज़्यादा सीटों पर अगर फोकस करेगी कांग्रेस पार्टी तो शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, उतने अच्छे से कंसंट्रेट ना कर पाए। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि कितने अच्छे से कम सीटें करके कांग्रेस ने फोकस किया है या नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की कोशिश जो है वो ज़रूर कांग्रेस पार्टी ने की है। टिकट शेयर कांग्रेस पार्टी ने की है और इसलिए ये 2024 का चुनाव ऐसा 1951 के बाद से जब कांग्रेस पार्टी सबसे कम टिकटों पे, सबसे कम सीटों पे टिकट दे पाई है और चुनाव लड़ रही है। चलिए, ये तो बात हुई कांग्रेस की टिकट्स की। आज का जो मेन एजेंडा था कि कांग्रेस की टिकट्स पे हम बात करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं आज जो भी बड़ी छोटी सियासी घटनाक्रम आज रहे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर बरस गए हैं। आज आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री दौरों पर लगातार बने हुए थे। धर्मशाला का दौरा मुख्यमंत्री ने किया, सुजानपुर का दौरा मुख्यमंत्री ने किया, और हर जगह पर जाकर मुख्यमंत्री ने कोई ना कोई ऐसा बयान दिया जिस पर प्रतिक्रिया आना तो लगभग तय माना जा रहा था, और वो प्रतिक्रिया आ भी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के कांगड़ा के दौरे के दौरान ये कहा था कि विदेशी परिंदा उन्होंने सुधीर शर्मा को कहा था। तो आज सुधीर शर्मा का जवाब आया है। सुधीर शर्मा इस पर भड़क गए हैं इस बात पर कि उनको विदेशी परिंदा कहा गया, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो मुझे विदेशी परिंदा कह रहे हैं, लेकिन अगर मैंने कुछ कह दिया तो बात जो है वो बहुत दूर तक जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो मुझे विदेशी परिंदा कह रहे हैं। विदेशी परिंदा क्यों कहा जा रहा है सुधीर शर्मा को, वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए, बैजनाथ से हैं बेसिकली सुधीर शर्मा, बैजनाथ से चुनाव लड़ते रहे, उनके पिता भी बैजनाथ से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जब परिसीमन में बदलाव हुआ हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद से बैजनाथ सीट जो है रिजर्व्ड हो गई, तो सुधीर शर्मा धर्मशाला आ गए और मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि हमने बैजनाथ के विदेशी परिंदे को धर्मशाला में बुलाकर धर्मशाला में उनको टिकट दिया, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने जो है जनता के लिए इसको ठीक नहीं समझा और वो पार्टी बदल कर चले गए, वो विदेशी
परिंदे हैं। ये बात मुख्यमंत्री ने कही थी। इस पर जवाब दिया है सुधीर शर्मा ने कि मेरा तो घर धर्मशाला में है, मैं तो धर्मशाला में रहता हूं, मेरा तो वोट धर्मशाला में है, मैं विदेशी परिंदा कैसे हो गया? आपने आज तक नदौन में घर नहीं बनाया, आपका वोट शिमला में है, आपने वोट अपना चेंज नहीं कराया, आप मुझे कैसे विदेशी परिंदा कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री आते हैं नदौन में तो उनका कोई घर नहीं है वहां पर, वो जो है रेस्ट हाउस में रुकते हैं, और ऐसे में मैं नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जो है विदेशी परिंदे। साथ ही उन्होंने कहा कि रस्सियों से घेर लेते हैं, रस्सियां लगा दी जाती हैं रेस्ट हाउस के अराउंड ताकि लोग जो है वो अंदर ना आ सकें, और उसके बाद जो है लोगों से, उन रस्सियों से पार लोगों से मिला जाता है। और सुधीर ने क्लेम किया कि उनकी इसके पास वीडियो भी है जिसको वो शेयर भी कर सकते हैं जनता के साथ। इसके अलावा भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेंटल स्टेबिलिटी अपनी खो चुके हैं, और जो मंत्रिमंडली है जो मुख्यमंत्री की, उनसे उन्होंने ये दरख्वास्त की कि उनको जाना चाहिए और मुख्यमंत्री का किसी अच्छे से अस्पताल में इलाज कराना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं और मुख्यमंत्री के साथ ही जो घटना घट गई है, उनके विधायक चले गए और उनकी अब जो है सीएम शिप भी जाने वाली है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री परेशान है, उनका इलाज कराया जाना चाहिए। इस तरह के कहीं ना कहीं आज देखिए बयान किए गए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि एक और बयान जो मुख्यमंत्री ने दिया था वो स्मार्ट सिटी को लेकर था कि स्मार्ट सिटी के काम जो हैं वो मुख्यमंत्री करा रहे हैं, और मैंने जो है स्मार्ट सिटी के लिए पैसे दिए हैं, तब जाके धर्मशाला में स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। इस पर जवाब दिया सुधीर शर्मा ने कि जब स्मार्ट सिटी आई थी धर्मशाला में तब तो आप विधायक भी नहीं थे, आपके होते कैसे स्मार्ट सिटी के काम हो सकते हैं? ये पिछले टेन्योर की बात है, वीरभद्र की सरकार थी, और उस समय में स्मार्ट सिटी जो है लेकर आए थे धर्मशाला के लिए सुधीर शर्मा। उस वक्त मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, विधायक नहीं थे उस वक्त। अब जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो ये तंज भी आज उन्होंने कसा, और उन्होंने कहा कि आपके राज्य में तो 30 करोड़ आप नहीं दे पा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए धर्मशाला में, ऐसे में आप विकास की बात ना करें तो बेहतर होगा। ये आज इनके द्वारा कहा गया, ये सभी बयान जो है इनके द्वारा किए गए। इसके अलावा एक और पॉलिटिकल घटनाक्रम जो आज हिमाचल प्रदेश में रहा, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम आज हिमाचल प्रदेश में मौजूद थे, शिमला में मौजूद थे, और शिमला से उन्होंने काफ़ी तीखे प्रहार जो है वो किए हैं केंद्र सरकार पर। उनके बयान की जो बड़ी बातें रही वो भी आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, उन्होंने कहा कि इस वक्त कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा हो रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जितनी भी जनजातीय लोग हैं उनके बारे में बात हुई है, माइनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में बात हुई है, इनइक्वालिटी जो देश में है उसके बारे में बात हुई है, मुस्लिम्स के बारे में बात हुई है, सबके बारे में जो है बात कर रहा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। और इससे ईर्ष्या कर रही है बीजेपी, क्योंकि इतना अच्छा मैनिफेस्टो जो है दे दिया। अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा उस मैनिफेस्टो को देखकर कि जो भी उसमें घोषणाएं की गई है, जो बीजेपी काम ऑलरेडी कर रही है, उसी वही सभी चीज़ें जो है उसमें लिखी गई है। इंक्रीज करने की बात जो है कही गई है, उसमें कुछ भी ऐसा नया या कुछ बहुत इनोवेटिव जो है नहीं डाला गया है। जो ऑलरेडी काम बीजेपी कर रही है वही उस मैनिफेस्टो में है। लेकिन कांग्रेस की जब हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी नई चीज़ें हैं, बिकॉज ये भी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर वो जीत जाती है, जो कि लगभग अभी संभव लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, अगर जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी तो सारा काम करना भी पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इनोवेटिव या बहुत क्रिएटिव या बहुत कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं दिखेगा। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपको बहुत सी अलग चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इसी को लेकर उन्होंने बात कही कि टॉक ऑफ द टाउन जो है वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना हुआ है, जिसमें सब हर वर्ग की बात कही गई है, और इससे बीजेपी ईर्ष्या कर रही है, और इसीलिए जो है लगातार हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसका नाम है मोदी की गारंटी। अब हाउ कैन मोदी की गारंटी बी अ मैनिफेस्टो ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? सिर्फ मोदी की गारंटी नाम से एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो कैसे आ सकता है, ये बात भी उन्होंने कही। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी हैज़ नॉट गिवन अस अ लेवल्ड प्लेग्राउंड फॉर टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। ये बात उन्होंने कही, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको एक लेवल्ड प्लेग्राउंड जो है बीजेपी ने नहीं दिया है, ये एक इक्वल मैच नहीं है।
क्योंकि खुद जो है भारतीय जनता पार्टी ने 8,500 करोड़ जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से लिए हैं, और हमने जो इलेक्टोरल बॉन्ड से हमको जो प्राप्त हुआ था वो हमारे बैंक अकाउंट्स में था, हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जबकि बीजेपी के पास बहुत से फंड्स हैं और हमको हैंडीकैप्ड किया है भारतीय जनता पार्टी ने क्लोज करके, हमारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करके। तो ये बड़ी बात भी आज उन्होंने कही। और इसके अलावा 400 पार का क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो उन्होंने पूछा कि इतनी सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, कैसे 400 पार कर लेगी, हर सीट पर चुनाव तो नहीं जीत सकती भारतीय जनता पार्टी। 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं एक जुमला है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया है। तो ये पी चिदम्बरम के आज के बड़े बयान रहे, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, उनकी तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिन्ना की आत्मा दिखाई देती है। अब ये पूरा इसको बनाया जा रहा है कि मुस्लिम सेंट्रिक जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकल कर सामने आया। आपके इस पर क्या विचार है, हमें भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह से मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसी बातें जो है कही गई है? प्रधानमंत्री के कई बयान भी आए हैं, आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों ने वो भी सुने होंगे। उन पर भी आपके क्या विचार हैं वो भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये जो है पी चिदम्बरम का जो आज बयान निकलकर सामने आया वो मैंने आप सभी के साथ साझा किया। इसके अलावा एक और बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो प्रदेश में इस वक्त देखने को मिल रही है वो है हिमाचल प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसका राजनीतिकरण। कल भी हमने इस पे बात की थी। हिमाचल प्रदेश में जो लेवल ऑफ क्राइम है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, जो वायलेंट क्राइम्स हैं जब हम उनकी बात करते हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेनेस बना हुआ है ड्रग्स, वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये इशू जो है उसको भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार इस पे बयान दिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आज भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पुलिस है वो तो विधायकों के पीछे लगी हुई है, सीआईडी तो विधायकों के पीछे लगी हुई है, फ़ोन टैपिंग कर रही है सीआईडी। असली जो काम है क्राइम की सिचुएशन को जो कंट्रोल करना चाहिए था वो तो सरकार से हो नहीं पा रहा, वो तो सीआईडी से हो नहीं पा रहा, क्योंकि अधिकारी बचे ही नहीं हैं। जो अधिकारी हैं वो विधायकों के फ़ोन टैप कर रहे हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में ख़राब हो रही है। कई इंसिडेंट्स का इसमें जिक्र किया जा रहा है लगातार। पालमपुर में जो अभी इंसिडेंट हुआ उस बात का जिक्र किया जा रहा है। पालमपुर में कुछ दिनों पहले जो एक 50 साल की महिला की हत्या कर दी गई उसका इसमें जिक्र किया जा रहा है। शिमला में जो हत्या हुई थी पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर, उसका इसमें जिक्र किया जा रहा है। और भी कई जो इंसिडेंट्स हुए हैं लगातार हिमाचल प्रदेश में उनका लगातार इसमें जिक्र किया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं आज भी एक बड़ा दर्दनाक मामला प्रदेश की राजधानी शिमला से निकलकर सामने आया, जहां पर 4 साल की मासूम से दरिंदगी का जो मामला है वो निकलकर सामने आया है। तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है हिमाचल प्रदेश में, नो डाउट इट इज़ डिग्रेडिंग इन हिमाचल प्रदेश, और इसको चुनावी मुद्दा जो है बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, विच आई डोंट थिंक इज़ अ नेगेटिव थिंग। बिकॉज इससे पहले जो कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, या जिस तरह से हिंदू मुसलमान करने लग गई थी बीजेपी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, उससे तो इस तरह के मुद्दे जो है काफ़ी बेटर हैं। और बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में बिगड़ रही है तो इट शुड बी अ चुनावी मुद्दा इन हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू मी। आप भी इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये आज जो बड़े सियासी घटनाक्रम रहे वो आप सभी के साथ हमने साझा किए। आज के इस लाइव में बस इतना ही। मैं नेहा धीमान आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। बहरहाल फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।